तो बच्चों आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों आपका क्लास 7th का एग्ज़ाम है साइंस का फाइनल टर्म का। तो इस वीडियो में हम लेके आए हैं कंप्लीट सिलेबस रिवीजन। इस एक वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे जो पिछले बार भी आए हैं और आपके एग्ज़ाम में आने के सारे चांसेस है। सबसे पहले हम देखते हैं आपका सिलेबस जो इस बार का था उसमें से कौन कौन से चैप्टर्स जो इम्पोर्टेंट थे। तो देखो ये दो चैप्टर 6th क्लास में से आपको करने हैं, गेटिंग टू नो प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। इनमें से ध्यान रखना जो आपके लास्ट सेक्शन का जो दो मार्क्स के एमसीक्यू हैं वो इसी में से आते हैं। जो 7th क्लास में जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो आपके चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट, फिर उसके बाद मोशन एंड टाइम और इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, फिर चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, फिर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स और उसके बाद लाइट और फिर फिज़िकल एंड केमिकल चेंज। ये 7 चैप्टर्स हैं आपके, तो इनको हम डिटेल में देखेंगे और जो 6th क्लास के कुछ टॉपिक साथ के साथ हैं वो भी हम करते जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स आपके आ रहे हैं एक बार इसमें से, तो फिर आप इजीली उसमें से, ये पूरी बुक हमारे पास है इसमें। तो ये देखो सबसे पहला चैप्टर जो इसमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, तो ये इस जो आपको रिवीजन करना है, न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एसिड बेस सॉल्ट, फिजिकल केमिकल चेंज, फिर उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिक करंट्स एंड इट इफेक्ट्स, लाइट, मोशन एंड टाइम। तो ये 3 यहाँ पे हैं और 4 चैप्टर यहाँ है। टोटल 7 चैप्टर से आपका आएगा और कुछ 6th क्लास के चैप्टर आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम बता देंगे, उसको आप ज़रूर कर लेना। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स, ये आपने क्लास 6th में पढ़ा ही होगा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो कंपोनेंट ऑफ फूड्स जो फूड के अंदर होते हैं। एग्जाम्पल प्रोटीन, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। उसके बाद हमने इसमें पढ़ा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन कर लेना, आ जाता है काफ़ी बार। तो इट इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो ये 1 नंबर का, बहुत बार 1 नंबर का डेफिनेशन आ जाता है। फिर ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, कि ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। एग्जाम्पल हो गए प्लांट्स। और जो एनिमल्स और बाकी ऑर्गेनिज्म जो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं उन्हें हम कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। तो हेट्रोट्रॉप और ऑटोट्रॉप ये आप दो ध्यान रखना। फिर इम्पॉर्टेंट है प्लांट में आपका फोटोसिंथेसिस, कि प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस है वो कैसे होता है। और एक यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। तो फूड फैक्ट्रीज किन्हें कहा जाता है, लीव्स को। ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। और रॉ मटेरियल्स जो क्या क्या चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो इम्पॉर्टेंट है, वो अभी हम देखते हैं। और फोटोसिंथेसिस के लिए मेनली आपको 4 चीज़ें चाहिए। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में जो गैस का एक्सचेंज होता है वो लीव्स के ऊपर पोर्स होते हैं, उन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है। और वाटर और मिनरल्स रूट्स के थ्रू आता है, गैस स्टोमेटा के थ्रू आता है। और सनलाइट जो है वो किसके थ्रू आते हैं, सनलाइट लीव्स के अंदर एक पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल, उसके थ्रू लाइट ट्रैप करता है। और ये क्या करता है, कैप्चर करता है एनर्जी ऑफ सनलाइट को। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्लोरोफिल में जो ग्रीन पिगमेंट है जो सनलाइट को कैप्चर करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो वो होता है आपका क्लोरोफिल। और फिर फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, ये 4 इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये 4 इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। और फोटोसिंथेसिस में एक्चुअल में ये क्या प्रोसेस होता है, जहाँ पे हम सोलर एनर्जी कैप्चर करते हैं लीव से और उसको स्टोर किया जाता है प्लांट के फॉर्म में। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, विच इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उसका है आंसर सन। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ध्यान रखना आपका। फिर उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, ये आपका नेम रिएक्शन ज़रूर आता है कि फोटोसिंथेसिस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। तो कौन सा गैस रिलीज़ होता है, तो ऑक्सीजन। कौन सा गैस यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये डायग्राम अच्छे से याद रख लेना, ये बहुत आ जाता है। और ड्यूरिंग द प्रोसेस
ऑफ फोटोसिंथेसिस विच गैस इज रिलीज, तो ऑक्सीजन गैस इज रिलीज। और प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को हम जो है लीव्स में इंडिकेट करता है फोटोसिंथेसिस के, और स्टार्च भी एक प्रकार का आपका कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो फूड जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में। अच्छा, ये ध्यान रखना है, स्टार्च के टेस्ट के लिए आपने क्लास 6 में पढ़ा था कौन सा, आयोडीन का टेस्ट। तो अगर आप एक स्टार्च जिस फूड में है उसमें अगर आयोडीन के ड्रॉप्स मिलाते हो तो उसमें किस कलर का आ जाता है, ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, तो ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है। तो ये ध्यान रखना, स्टार्च में आयोडीन मिलाने पे ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर किसी फूड सैंपल में आपने आयोडीन मिलाया और ब्लू ब्लैक कलर आ गया तो इसका मतलब है कि उसके अंदर स्टार्च है। तो ये ध्यान रखना। और यहाँ पे एक प्रोटीन का भी आप ध्यान रखना, प्रोटीन का टेस्ट कैसे करते हैं। तो प्रोटीन के टेस्ट के लिए हम कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट अगर मिलाते हैं तो वॉयलेट कलर आ जाता है। आगे हम देखेंगे तो कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट मिलाने से वॉयलेट कलर, तो वॉयलेट कलर आता है, ये भी ध्यान रखना, उसमें से भी आपका क्वेश्चन आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा और कौन कौन सा प्लांट फूड सिंथेसिस होता है, तो उसमें प्रोटीन, और प्रोटीन के लिए किसकी ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन की, ये आपने पढ़ा था। तो इतना आप ध्यान रखना, एज सच यहाँ पे ज़्यादा आएगा नहीं। हाँ, फिर यहाँ पर अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपको पता है। हेटरोट्रॉपिक में 2-3 आप ध्यान रख लेना, जब से एक है आपका कैस्कटा प्लांट। ठीक है, कैस्कटा प्लांट जिसे अमरबेल कहते हैं, ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एग्जाम्पल है प्लांट का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एग्जाम्पल बताओ प्लांट का जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है, तो उसका एग्जाम्पल है कैस्कटा। इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता और ये रेडीमेड फूड को टेक करता है किसी भी प्लांट के ऊपर जाके, और जिस प्लांट के ऊपर रहता है उसको, उस प्लांट को कहा जाता है होस्ट। और क्योंकि ये प्लांट को न्यूट्रिशन से डिप्राइव कर देता है तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं, पैरासाइट। तो कैस्कटा एक प्रकार का क्या होता है, पैरासाइट। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, और कुछ उसके जो एग्जांपल्स है जैसे पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप। 3-4 प्लांट्स आप ध्यान रखना, एक होता है आपका वीनस फ्लाई ट्रैप, एक होता है आपका पिक्चर प्लांट जो अभी हमने यहाँ पढ़ा, तो ये 2 तो एग्जाम्पल, और एक होता है आपका सनड्यू। तो 3 प्लांट ऐसे हैं जो आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स होते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, 2-3 आपके एग्जांपल्स पता होने चाहिए। तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, पैरासाइट्स। उसके बाद सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे अब से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे एग्जांपल हो गए मशरूम। तो मशरूम जो है वो किस पे, गोबर पे उगता है ना, तो उसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता, डेड ऑर्गेनिज्म पे अपना सर्वाइव करते हैं। तो जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइव करते हैं उनको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स, और वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक्स इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। एग्जाम्पल इसके हो गए फंजाई, जो आपके ब्रेड के ऊपर फंजाई उगता है वो भी एक प्रकार का सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ही होता है। मशरूम जो आप यूज़ करते हो वो भी एक प्रकार का सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है कि व्हेन ऑर्गेनिजम्स, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, कि वो शेल्टर मतलब रहने की जगह और न्यूट्रिएंट्स दोनों आपस में शेयर करते हैं, इसको हम कहते हैं सिम्बायोसिस। इसका एग्जाम्पल है लाइकेन, एग्जाम्पल है इसके लाइकेन, और इसको सिम्बायोसिस या इस रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी कहते हैं। एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन में एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर जो कि है एल्गे और एक फंगस साथ रहते हैं, जिसमें फंगस शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर और मिनरल्स देता है एल्गे को, और इन रिटर्न एल्गे जो है वो खाना बनाता है फंगस के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और यहाँ से आप बस एक और टॉपिक यहाँ से इम्पॉर्टेंट है कि जो प्लांट है उसको नाइट्रोजन डायरेक्ट एयर से यूज़ नहीं कर पाता, तो उसके लिए जो नाइट्रोजन है वो सॉइल के में चाहिए। सॉइल में सॉल्युबल फॉर्म में नाइट्रोजन ऐड करने के लिए एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। तो राइजोबियम क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म में। तो बस ये इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना, राइजोबियम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो बस इतना ही इस चैप्टर से, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आता। और राइजोबियम मेनली किस में होते हैं, पल्सेस, दाल्स, इन सब में होते हैं। तो ये पहले चैप्टर से आपका ये सारा इंपॉर्टेंट था।
नेक्स्ट अगर हम देखें, अच्छा इसमें ये वाले ज़रूर पढ़ लेना, इसमें से हो सकता है एक आध क्वेश्चन आ जाए। ये फिल इन द ब्लैंक्स और MCQs एक एक नंबर वाले ये ज़रूर कर लेना, इसमें से कोई ना कोई एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो ये पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा चैप्टर। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक और यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। तो एक जो एनिमल न्यूट्रिशन लेता है उसमें 3 इंपॉर्टेंट होता है कि न्यूट्रिशन की क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे फूड लिया जाता है और कैसे उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है जो फूड के कंपोनेंट जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, तो इनको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोकन डाउन करना, तो इसको हम कहते हैं डाइजेशन। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन का फुल फॉर्म, डाइजेशन का डेफिनेशन आ जाता है, उसको ध्यान रखना। फिर अलग अलग वेज क्या है, तो कुछ जो है वो डायरेक्ट एनगल्फ करते हैं, जैसे ह्यूमन है वो क्या आप डायरेक्ट खाना खाते हो तो उन्हें हम कहते हैं होलोजोइक। फिर बीज और हमिंग बर्ड्स जो हैं वो क्या करते हैं, नेक्टर लेते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो मदर के मिल्क से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। स्नेक या पाइथन जो है वो क्या करता है, डायरेक्ट स्वेलो कर लेते हैं। तो अलग अलग तरीके होते हैं फूड को टेक करने के। अब इसमें एक एग्जांपल, हाँ यहाँ स्टार फिश का ध्यान रख लेना कि स्टार फिश जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और ये क्या करता है, ओपनिंग ऑफ शेल स्टार फिश अपना स्टमक को बाहर निकालता है और स्टमक जो है उसके थ्रू इट्स माउथ टू इट्स सॉफ्ट एनिमल्स जो आसपास हैं उसको ये खा लेता है, फिर स्टमक दोबारा अंदर चला जाता है। तो एक एग्जांपल कभी कभार आ जाता है। फिर डाइजेशन इन ह्यूमंस का आप ध्यान रखना, डाइजेशन में क्या क्या स्टेप होते हैं, और यह डाइजेशन जो है ह्यूमन का वो किसके थ्रू होता है, माउथ से शुरू होता है और आपके एलिमेंट्री कैनाल के होते हुए, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट से होते हुए फाइनली जो डाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड, वो बॉडी से बाहर निकलता है। तो जो ये पूरा सिस्टम होता है, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसके बारे में आप ध्यान रखना है। तो जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो टोटल 6 कंपोनेंट्स होते हैं, अच्छे से याद कर लेना। 3 नंबर में आ सकता है एलिमेंट्री कैनाल्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो सबसे पहला होता है बक्कल कैविटी, जो कि आपकी माउथ वाला अपर पार्ट है। फिर उसके बाद फूड पाइप या इसोफेगस कहा जाता है, स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में रेक्टम और फिर एनस। ये टोटल 6 पार्ट होते हैं और ये सारे पार्ट मिलके क्या कहलाते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल। और धीरे धीरे अलग अलग कंपोनेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ जो फूड कंपोनेंट है उसका डाइजेशन होता है। अगर सबसे पहले हम बात करें बक्कल कैविटी में, तो यहाँ पे एक ग्लैंड होता है जिसे हम कहते हैं सिलेवरी ग्लैंड, और इसमें से सलाइवा निकलता है। फिर सलाइवा जो है वो कार्बोहाइड्रेट के साथ मिक्स करता है, उसको डाइजेशन में हेल्प करता है क्योंकि इसके अंदर एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज। फिर फूड पहुंचता है ईसोफेगस में, और ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पर फूड जो है आपके माउथ से स्टमक में पहुंचता है, और स्टमक जो है इसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं। और मेनली जूसेस जो है वो आपका 3 ऑर्गन आप ध्यान रखना, यहाँ से आपका सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस निकलता है, पैंक्रियाज में पैंक्रेटिक जूस, और जो आपका ये है लिवर से निकलता है आपका बाइल जूस। लिवर के अंदर एक गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है आपका बाइल जूस, तो बाइल जूस सिक्रीट करता है। पैंक्रियाज जो है वो पैंक्रेटिक जूस सिक्रीट करता है, स्टमक गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है। इन सब में अलग अलग कंपोनेंट होते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, एग्ज़ाम में आपका आएगा। और ये जो पूरा सिस्टम है जिसमें फूड को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन किया जाता है और फिर एसोसिएटेड ग्लैंड सारे मिलकर क्या बनाते हैं, इसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले अगर हम माउथ या बक्कल कैविटी की बात करें तो सबसे पहले फूड को इनगल्फ किया जाता है, इसको कहा जाता है इंजेशन, फूड को अंदर लेना। फिर जब आप खाना लेते हो तो आप क्या करते हो, चबाते हो, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो, और इसके लिए जो आपके दांत है वो इस्तेमाल होते हैं। दांत का आप ध्यान रखना, टोटल आपके 4 टाइप्स के दांत होते हैं, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो। सबसे आगे के जो आपके सबसे सामने के जो ये दांत होते हैं इनको हम कहते हैं इंसीजर, ठीक है। फिर उसके बाद होते हैं इंसीजर के बाद कैनाइन, फिर प्री मोलर और मोलर, 4 होते हैं। और टोटल जो है आपके जो टोटल दांत का सेट है ये आपका ये नीचे के 16 दांत और ऊपर के 16 दांत मिला के 32 दांत होते हैं, जिसमें इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है। एक तरफ का जो कॉम्बिनेशन होता है 2 1 2 3 का सेट होता है।
ठीक है। 2 1 2 3 अगर आप देखो, अगर आपको दांत के ऊपर और नीचे डिवाइड किया जाए तो टोटल 4 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। सेम पैटर्न इधर भी होता है, सेम पैटर्न इधर भी होता है, सेम इधर इधर। तो ऊपर 16 और नीचे 16, और 16 में भी 8 8 के पैटर्न में होता है, और ये 2 1 3 2 2 1 2 3 के रेंज में होता है। जिसमें आपके ये ध्यान रखना, जो 2 है आपके एक तरफ जो है आपके 2 होते हैं आपके इंसीजर, 2 होते हैं इंसीजर, फिर एक होता है आपका कैनाइन, फिर उसके बाद आपके 2 होते हैं प्री मोलर, और 3 होते हैं आपके मोलर। तो टोटल इस तरह से एक तरफ आपके 8 हो गए और दूसरे तरफ भी 8, तो नीचे टोटल 16 और ऊपर भी इसी तरह का सेट होता है। तो आपके इंसीजर कितने हो गए, तो टोटल आपके अगर देखें माउथ में टोटल इंसीजर्स कितने हो गए, तो टोटल इंसीजर्स माउथ में होते हैं 8। कैनाइन कितने होते हैं, तो 4। और प्री मोलर कितने होते हैं, तो ये हो जाता है आपका 8। और ये कितना होता है आपका, ये हो जाएगा आपका 4 3 जा 12। तो देखो टोटल 32 हो गए ना, 12 और 8 24 और 8 32। तो इस तरह से दांत के अरेंजमेंट होता है, इसको ध्यान रखना। 4 तरह के क्या क्या कितने किसके कितने कॉम्बिनेशन होते हैं, हो सकता है आपका आ जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ वही सलाइवा टेस्ट, कि जब हम सलाइवा जो है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डिज़ोल्व कर देता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट को च्यू कर ले, जैसे चावल को अगर आपने च्यू कर लिया है, उसको चबा लिया है, तो डाइजेस्ट हो जाता है, तब उसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन डालने से ब्लू ब्लैक कलर नहीं आता। लेकिन बॉइल्ड राइस में आयोडीन सॉल्यूशन डालने से ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है। इसका मतलब है कि जब आप खाने को चबाते हो उसके अंदर सलाइवा मिल जाता है, तो उसमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं आ रहा है। इसका मतलब वो डाइजेशन उसका हो चुका है और कार्बोहाइड्रेट नहीं है, उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। क्लियर। और इसे सलाइवा जो है वो क्या करता है, उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर, ये ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका इसोफेगस, फूड पाइप या इसोफेगस। फूड पाइप जो है, इसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, इसोफेगस कहते हैं। इसमें मूवमेंट होता है फूड का, कहाँ से, जो आपके माउथ से लेके स्टमक तक इसका मूवमेंट होता है। और बहुत बार फूड जो है पुश डाउन होता है बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप, और इसमें बहुत बार अगर एक्सेप्ट नहीं करता है तो बाहर भी निकल जाता है वॉमिटिंग के थ्रू। ठीक है। फिर स्टमक सबसे इम्पॉर्टेंट, स्टमक जो एक थिक वॉल्ड बैग होता है जे शेप्ड का, और ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, जो कि फूड को रिसीव करता है फूड पाइप से, और फिर एक एंड में स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। यहाँ से ध्यान रखना, ये इम्पॉर्टेंट यहाँ से आता है कि जो इनर लाइनिंग है स्टमक की, वो क्या सिक्रीट करता है, वो सिक्रीट करता है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस। ये 3 चीज़ें सिक्रीट करती हैं। और म्यूकस प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो किल करता है बैक्टीरिया को, और इसके अलावा जो आपका जो एंजाइम है, जो डाइजेस्टिव जूसेस में जो एंजाइम है वो क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। तो प्रोटीन का डाइजेशन करने में कौन हेल्प करता है, गैस्ट्रिक जूस, जो कि स्टमक के द्वारा सिक्रीट होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हाईली कॉइल्ड होता है, और सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है बॉडी का। कितना का होता है, ये 7.5 मीटर्स का, ये हाईली कॉइल्ड होता है, और ये सिक्रीशन रिसीव करता है फ्रॉम द लिवर एंड द पैंक्रियाज। और इसमें जो लिवर से जो सिक्रीशन आता है, अच्छा ये ध्यान रखना, लिवर जो है वो रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है, जो कि अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में होता है, और ये लार्जेस्ट ग्लैंड है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे बॉडी का कौन सा है, वो होता है आपका लिवर। और ये सिक्रीट करता है बाइल जूस, जो कि स्टोर होता है एक थैले के अंदर, सैक के अंदर, जिसको कहते हैं गॉल ब्लैडर। और बाइल जो है वो डाइजेशन ऑफ फैट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको अलग अलग चीज़ों का डाइजेशन के लिए पता होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए सलाइवरी अमाइलेज कहाँ से आता है, आपके माउथ से। फिर उसके बाद प्रोटीन के डाइजेशन के लिए जो स्टमक है वहाँ से आपका एक डाइजेस्टिव जूस निकलता है, प्रोटीएज एंजाइम निकलता है, पेप्टिन एंजाइम निकलता है। एंजाइम का नाम इसमें नहीं है, आप डाइजेस्टिव जूस याद रख लो, या उसमें जो एंजाइम होता है। फिर उसके बाद फैट्स के डाइजेशन के लिए बाइल जूस हेल्प करता है। फिर पेंक्रियास जो है वो क्रीम कलर्ड और ग्लैंड होता है, जो कि स्टमक के नीचे होता है। और पेंक्रेटिक जूस जो है वो तीनों पे काम करता है, कार्बोहाइड्रेट पे भी, फैट पे भी और प्रोटीन पे भी। तो पेंक्रेटिक जूस इकलौता ऐसा है जो तीनों कंपोनेंट ऑफ फूड, जो कि है आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स, इन तीनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ता है।
और फिर उसके बाद जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पहुँचता है, लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर अलग अलग इंटेस्टिनल जूसेस उसके साथ मिक्स होते हैं। और ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर एंड ग्लूकोज। फैट्स किस में हो जाता है, तो फैट्स ब्रोक डाउन हो जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन ब्रोक डाउन हो जाता है अमीनो एसिड में। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। फिर उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो फिर हमारे ब्लड वेसल्स तक जाता है, कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन के लिए इंटेस्टाइन के ऊपर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं विलाई, ठीक है। और ये विलाई क्या करते हैं, तो विलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया है वो बढ़ा देता है। और इसके साथ साथ बहुत सारे ब्लड वेसल्स लगे होते हैं जो कि फूड को एब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड में ले आता है, और फिर ब्लड के थ्रू अलग अलग बॉडी पार्ट तक जो डाइजेस्टेड फूड है वो ट्रांसफ़र होता है। और उसके बाद इस प्रोसेस को कहा जाता है एसिमिलेशन। इसमें क्या होता है कि जो सेल्स है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ करते हैं और एनर्जी बनती है। तो इस और जो अनडाइजेस्टेड फूड है और अनअब्जॉर्ब फूड है वो फिर कहाँ पहुँच जाता है, वो पहुँचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो अबाउट 1.5 मीटर होता है, और इसका मेन काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना, सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करना अनडाइजेस्टेड फूड से। और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमारे रेक्टम के थ्रू बॉडी से छोटे छोटे पार्ट में बाहर निकल जाता है, जिसे हम फीकल मैटर कहते हैं। और इस प्रोसेस को कहा जाता है इजेशन। लार्ज इंटेस्टाइन से जो फीकल मैटर को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड इजेशन। फिर अब हम बात करें अगर डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स को हम कहते हैं र्यूमन। क्यों, क्योंकि वो क्विकली स्वेलो करते हैं तो बहुत सारा ग्रास, और धीरे धीरे उनके स्टमक का जो एक पार्ट होता है उसमें स्टोर करके रख लेते हैं। और अच्छा, यहाँ ORS का एक फुल फॉर्म दिया हुआ है, ध्यान रख लेना, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS क्या होता है, बहुत बार आपने देखा होगा आपकी जो तबीयत अगर ख़राब हो जाए, डायरिया हो जाए, तो डॉक्टर आपको ORS देता है। ORS में मेनली 3 ही चीज़ें होती है, एक होता है आपका सॉल्ट, शुगर और वाटर। तो वाटर, सॉल्ट, शुगर ये तीनों रहता है, इससे हम ORS बना सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए ORS में क्या होता है, तो वाटर, सॉल्ट एंड शुगर। फिर अगर हम जानवरों की बात कर रहे थे तो वो बहुत सारा खाना एक साथ ले लेते हैं, अपने र्यूमन में स्टोर करते हैं, और फिर पार्शली डाइजेस्टेड फूड को कहा जाता है कड। फिर धीरे धीरे वो अपने माउथ में छोटा छोटा स्मॉल चंक्स में लाते हैं। आपने देखा होगा ना, वो मुंह हिलाते रहते हैं, जो जुगाली करते रहते हैं। तो स्मॉल लम्प्स में एनिमल्स च्यू करते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रूमिनेशन। और ऐसे जो एनिमल्स है जो रूमिनेशन करते हैं उन्हें हम कहते हैं रूमिनेंट्स, ठीक है। और ये ध्यान रखना रूमिनेंट्स क्या होता है। फिर ग्रास जो है, जो घास है, उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सेलुलोज, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये कैटल, जो रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर, इन सब में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन में, वो उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। किसके डाइजेशन में, सेलुलोज के। ह्यूमंस के अंदर वो जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए ह्यूमंस के अंदर ग्रास जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता, सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता। फिर एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट, इन सब में एक लार्ज सैक होता है जिसको हम कहते हैं केकम। क्या कहते हैं, लार्ज सैक कहते हैं केकम, जो कि इसोफेगस जैसा होता है, इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। और सेलुलोज जो है वो फूड का डाइजेस्ट होता है यहाँ पर बाय द बैक्टीरिया, जो कि ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। सो डाइजेस्टिव सिस्टम आपने एनिमल और ह्यूमन दोनों का पढ़ लिया, लेकिन कुछ स्मॉलर ऑर्गेनिज्म जिनके माउथ नहीं होता है तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग तरीके का होता है, जैसे अमीबा। तो अमीबा जो है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, और इसमें जो फूड एनगल्फ होता है वो किसके थ्रू होता है, सूडोपोडिया या फॉल्स फीड के थ्रू। और फिर उसको फूड वैक्यूल में जाके वो फूड क्या होता है, फूड एनगल्फ होने के बाद फूड वैक्यूल में वो डाइजेस्ट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट 3 इसका अमीबा का आपको पता होना चाहिए। फिर ये चैप्टर भी हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट ये ट्रू फॉल्स, और ये ज़रूर कर लेना, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, और आपके 1 वर्ड वाले। इसको फटाफट, अगर ये मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन में आपने 5 स्टेप्स पढ़े हैं ना, कौन कौन से पढ़े हैं, तो सबसे पहला आपका है, ये देखो है ना आपके, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो ये 5 आप याद रखना, न्यूट्रिशन में ये 5 प्रोसेस होते हैं, तो वही आपका इसमें आ जाएगा।
फिर है जो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का, वो क्या होता है आपका लिवर। फिर स्टमक रिलीज़ करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कौन सा गैस्ट्रिक जूस, ये ध्यान रखना। फिर इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं विलाई। फिर अमीबा डाइजेस्ट करता है फूड कहाँ पर, तो वो करता है आपका फूड वैक्यूल में, तो ये आप ध्यान रखना। फिर ट्रू फॉल्स अगर फटाफट जल्दी से देखें, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन स्टमक, तो ये गलत है क्योंकि ये कहाँ स्टार्ट होता है, माउथ में। टंग जो है वो मिक्स करता है फूड को सलाइवा के साथ, ये ट्रू है आपका। गॉल ब्लैडर वो स्टोर करता है बाइल को टेम्परली, ये भी सही है। और रूमिनेंट जो है वो स्वेलोड ग्रास को अपने माउथ के अंदर लाते हैं और फिर थोड़ी देर के लिए चू करते हैं, तो ये भी सही है। फिर उसके बाद अगर टिक मार्क वाले देखें, फैट कंप्लीटली डाइजेस्टेड कहाँ होता है, तो इसका कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। वाटर जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड से कहाँ एब्जॉर्ब होता है, तो वो एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर मैच करना है तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो हो जाता है शुगर में। प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में। और फैट्स किस में कन्वर्ट होता है, वो होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कि डाइजेस्टिव कैनाल का कौन सा पार्ट है जहाँ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है, तो वो होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर च्यूइंग ऑफ फूड कहाँ होता है, तो ये आपका होता है टीथ में, या जिसे हम क्या कहते हैं माउथ में, तो टीथ के द्वारा होता है माउथ में। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया कहाँ होता है, ये होता है आपका स्टमक में। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, ये होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। और फॉर्मेशन ऑफ फीकस कहाँ होता है, ये होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, ये ध्यान रखना। तो ये टोटल आपके इतने सारे प्रोसेस होते हैं। फिर यहाँ भी आपको मैच द फॉलोइंग दिया है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। सलाइवरी ग्लैंड, तो सलाइवरी ग्लैंड में क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है। स्टमक क्या करता है, तो स्टमक जो है वो एसिड रिलीज़ करता है। लिवर क्या करता है, तो लिवर जो है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है। रेक्टम क्या करता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, ठीक है। और जो रेक्टम है वो रिलीज ऑफ फिकस या स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, तो ये हो जाता है रिलीज ऑफ फिकस, रेक्टम के थ्रू बाहर निकलता है। फिर ये चैप्टर हमारा हो गया। अब हम देख 4, पुरानी बुक में चैप्टर 5 है। चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, तो ये आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा एसिड होता है, ये ज़रूर आता है। एसिड का मतलब कि जो सार टेस्ट होता है, जिनका खट्टा टेस्ट होता है, जैसे कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, इन सब का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। इनके अंदर एक प्रेजेंट होता है सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं एसिड, और ये जो केमिकल नेचर है इन सब्सटेंस का वो होता है आपका एसिड। अच्छा, इसके सब के अंदर कौन कौन सा एसिड होता है ये सब आपको बताया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। लेमन जूस के अंदर होता है आपका सिट्रिक एसिड, ये ध्यान रखना, इसके अंदर होता है आपका सिट्रिक एसिड, ये ज़रूर कर लेना। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपका 2 से 3 नंबर का आएगा ही आएगा। ऑरेंज जूस में भी कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड। फिर विनेगर में कौन सा होता है, इसमें होता है एसिटिक एसिड। कर्ड में होता है आपका लैक्टिक एसिड। ये सब का जो टेस्ट है वो सार होता है। टेमेरिंड में होता है आपका टार्टरिक एसिड। फिर शुगर जो है उसका टेस्ट जो है उसमें एसिड नहीं होता, सॉल्ट में एसिड नहीं होता। आंवला में भी आपका सिट्रिक एसिड होता है। फिर बेकिंग सोडा, अच्छा ग्रेप्स में भी आपका टार्टरिक एसिड होता है, ये ध्यान रखना। अनराइप मैंगो में भी टार्टरिक एसिड होता है। कुकुम्बर में आपका बेस होता है। तो अब बेस क्या होते हैं, तो सब्सटेंस जो कि टेस्ट में बिटर होते हैं, जो कड़वे लगते हैं, टेस्ट में से करीला लगता है और छूने पे वो सोपी साबुन जैसे लगे, उन्हें हम कहते हैं बेस। और एसिड जो नेचर है ऐसे सब्सटेंस का वो कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। और इसको पता करने के लिए हम जिन सब्सटेंस का यूज़ करते हैं कि स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंस दैट इज़ यूज टू टेस्ट कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है, उसको हम पता करते हैं किसके थ्रू, इंडिकेटर के थ्रू। इंडिकेटर क्या करता है, कलर चेंज कर देता है। जब उसे एसिडिक मीडियम में मिलाते हैं तो अलग कलर ले आता है, बेसिक मीडियम में अलग कलर। तो 3 इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना, टर्मरिक, लिटमस और चाइना रोज़, ये इंपॉर्टेंट नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर्स का एग्जांपल हो गया आपका टर्मरिक, हल्दी, लिटमस और चाइना रोज़, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर उसके बाद
ये जो मैंने कहा यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसको अच्छे से रट लेना है। एसिटिक एसिड किसके अंदर होता है? विनेगर के अंदर। फॉर्मिक एसिड जो आंट का स्टिंग, चींटी जो डंक मारती है उसमें होता है फॉर्मिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो है जो भी खट्टे फल हैं जैसे ऑरेंज, लेमन, इन सब में होता है। लैक्टिक एसिड जो होता है वो आपका दही के अंदर होता है। ऑक्जेलिक एसिड होता है पालक, स्पिनच के अंदर। एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी होता है आपका आंवला के अंदर और सिट्रस फ्रूट के अंदर। टारटरिक एसिड होता है इमली, टेमरिंड के अंदर, ग्रेप्स, अंगूर और जो कच्चे आम हैं उसके अंदर। और उसके बाद बेस, ये भी इंपॉर्टेंट है कि उसमें कौन सा बेस होता है। तो जो लाइम वाटर है उसमें होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है विंडो क्लीनर के अंदर। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है साबुन के अंदर। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना। फिर जो नेचुरल इंडिकेटर में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो होता है आपका लिटमस, जो कि एक लाइकेन से हम निकालते हैं। और लिटमस जो है वो उसको सॉल्यूशन फॉर्म में भी मिलता है और पेपर फॉर्म में भी मिलता है। और पेपर में दो तरह के में होता है, एक होता है रेड और एक ब्लू। और इसका क्या क्या रोल होता है वो हम देखते हैं। तो जो रेड लिटमस है वो क्या करता है, एसिड के साथ कोई कलर चेंज नहीं करता, मतलब एसिड के साथ रेड ही रहता है। लेकिन बेस के साथ ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? बेस के साथ ये कन्वर्ट हो जाता है ब्लू में। तो रेड लिटमस बेस के साथ ब्लू में और ब्लू लिटमस एसिड के साथ रेड में, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो कि ना ही कलर रेड और ब्लू में कोई भी चेंज नहीं लाते हैं, रेड में रेड ही रहता है, ब्लू में ब्लू ही रहता है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। ये ना ही बेसिक होते हैं ना ही एसिडिक होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट आप ध्यान रख लेना। फिर टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जो कि एसिड के साथ तो कोई चेंज नहीं करता, बट बेस के साथ कैसा कलर देता है? रेड कलर देता है, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर चाइना रोज़ जो है वो एसिड के साथ आपका येलोइश कलर देता है और बेस के साथ आपका ग्रीन कलर देता है। तो ये इंपॉर्टेंट आप चीज़ इनका ध्यान रख लो, किसके साथ कौन क्या कलर देता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि जब हम एसिड को बेस के अंदर मिलाते हैं, कि जब एसिड को बेस के अंदर मिलाते हैं तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, एक और इंडिकेटर यहाँ पे दिया हुआ है फिनोफ्थेलिन। फिनोफ्थेलिन क्या करता है? फिनोफ्थेलिन बेस के साथ, जैसे ये एसिड है और एसिड में कोई कलर नहीं देता, लेकिन जैसे ही उसके साथ बेस मिलाते हैं तो वो कैसा कलर देने लगता है? वो देने लगता है पिंक कलर। तो फिनोफ्थेलिन कैसा कलर देता है? पिंक कलर। किसके साथ? बेस के साथ। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। और फिर जैसे उसमें दोबारा हम एसिड मिलाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। तो एसिड के साथ कलरलेस फिनोफ्थेलिन और बेस के साथ पिंक कलर, ये चीज़ ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर में आ जाता है कि फिनोफ्थेलिन कौन सा कलर देता है, तो फिनोफ्थेलिन देता है पिंक कलर। ठीक है। फिर यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का डेफिनेशन और ये याद रख लेना, एक एग्जांपल यहाँ से आ जाता है कि रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। और ये प्रोसेस आपका है। एग्जाम्पल आपका ये 2 ये पूरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम क्लोराइड और वाटर, ये एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। फिर हमारे आसपास जो हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, जैसे अगर कभी इनडाइजेशन हो जाए, पेट में कभी गैस हो जाए, तो हम क्या करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं एज ए एंटा एसिड। ये क्या करता है? एसिड के इफेक्ट को कम कर देता है। तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम करते हैं। फिर जब कभी चींटी बाइट करती है तो फॉर्मिक एसिड उसके अंदर होता है, तो उसमें हम बेकिंग सोडा को मिलाते हैं। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2 बार आपके में। तो बेकिंग सोडा का आपका जो केमिकल नेम है वो क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा कैलामाइन सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर होता है जिंक कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया आपका बेकिंग सोडा और जिंक कार्बोनेट हो गया आपका कैलामाइन सॉल्यूशन। फिर सॉइल ट्रीटमेंट, जब सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक या बेसिक हो जाए, तो अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो उसको हम किससे ट्रीट करेंगे? बेस के साथ, जो कि एग्जांपल है क्विक लाइम। क्विक लाइम का केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड, या स्लेक्ड लाइम का केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये केमिकल नेम याद रख लेना, आ जाएगा। और सॉइल जो है अगर बेसिक है तो उसमें हम कंपोस्ट या ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं, जिससे ऑर्गेनिक मैटर एसिड रिलीज़ करता है जो कि बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देगा।
फिर जो फैक्ट्री वेस्ट है उसमें बहुत सारे एसिड्स होते हैं जो कि फ़िश को किल करते हैं, इसलिए उनको बाहर निकालने से पहले भी न्यूट्रलाइज करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ से ये ट्रू फॉल्स ज़रूर कर लेना। नाइट्रिक एसिड जो है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, तो फॉल्स हो जाएगा। एसिड तो रेड को रेड में ही रहने देता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, ये भी फॉल्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है और ब्लू में कोई चेंज नहीं लाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज कर देते हैं, बिल्कुल सही है। इंडिकेटर जो है वो अलग अलग कलर बताता है एसिडिक और बेसिक में, ये भी सही है। टूथ डिके जो है वो बेस के प्रेजेंस के कारण होता है, ये फॉल्स है, एसिड के प्रेजेंस के कारण होता है। तो ये सारा हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका फिजिकल और केमिकल चेंज। यहाँ से ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाता, बस फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, जहाँ पर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म ना हो वो कहलाता है फिजिकल चेंज, और जहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो वो कहलाता है केमिकल चेंज। एग्जांपल्स आपसे पूछे जाएंगे, जैसे अगर आप पेपर को आपने टीयर कर दिया तो ये क्या होगा, ये होता है आपका फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें कोई नया पार्ट नहीं बना। लेकिन वही अगर आपने पेपर को जला दिया तो बर्निंग ऑफ पेपर क्या हो जाएगा आपका, केमिकल चेंज। ये चीज़ ध्यान रखना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जब चेंज आए, जैसे शेप, साइज़, कलर, इसमें अगर चेंज आएगा तो वो कहलाता है फिजिकल चेंज, और अगर केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है वो कहलाता है केमिकल चेंज। तो किसी भी चीज़ को बॉईल करना या आपको उसका शेप चेंज करना, ये पानी को जैसे आपने आइस में कन्वर्ट कर दिया, ये सब कहलाता है फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज जब नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, जैसे लोहे पे जंग लगना, तो रस्टिंग जो है वो एक प्रकार का आपका केमिकल चेंज है। खाने का पकना, फूड कुकिंग जो है वो एक प्रकार का आपका केमिकल चेंज है। बर्निंग किसी भी चीज़ का वो आपका केमिकल चेंज है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप याद रख लेना, पूछा जाता है। फिर जैसे अगर मैग्नीशियम रिबन को आप जलाओ तो एक होता है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इससे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस रिएक्शन से हम शो कर सकते हैं। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब पानी मिलाते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि क्या होता है आपका एक बेस होता है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, उसमें जब आप आयरन की ब्लेड मिलाते हो तो ये कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर का। ये इसका रिएक्शन है, ये भी एक प्रकार का क्या है, केमिकल चेंज। ठीक है, क्योंकि इसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। फिर उसके बाद ये आपका लाइम वाटर से अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो ये कैसा टर्न हो जाता है, ये मिल्की हो जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज़ अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी आप लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाओगे तो क्या होगा, उसमें चेंज आएगा, वो मिल्की हो जाएगा। और ये भी एक प्रकार का क्या है आपका केमिकल चेंज। और चेंज जिसमें एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस फॉर्म हो उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे फ्रूट का पकना, वो भी एक प्रकार का क्या है आपका केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में चेंज के अलावा हीट, लाइट, ये सब भी प्रोड्यूस हो सकता है, साउंड प्रोड्यूस हो सकता है, स्मेल प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, गैस निकल सकती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक फिजिकल और केमिकल चेंज। अच्छा, रस्टिंग ऑफ आयरन का रिएक्शन याद रख लेना। रस्टिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, बहुत बार आता है। तो रस्टिंग के लिए बोथ ऑक्सीजन और वाटर दोनों का ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन और वाटर दोनों को ज़रूरी है, किसके लिए, रस्टिंग के लिए। और प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इस तरह से होता है, आयरन में जब ऑक्सीजन मिलाते हो तो वाटर, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, इससे बनता है रस्ट, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ से ध्यान रख लेना। फिर गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है कि हमारा जो आयरन का ऑब्जेक्ट है वो ख़राब ना हो, उसके ऊपर हम एक जिंक की लेयर चढ़ाते हैं, जिसको कहते हैं हम गैल्वेनाइजेशन। और ये जो हमारे आयरन पाइप्स है उसको प्रिवेंट करता है रस्टिंग से। ये चीज़ ध्यान रखना आप। फिर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि तो क्रिस्टलाइजेशन जब लार्ज क्रिस्टल्स प्योर सब्सटेंस के उसके सॉल्यूशन से बाहर निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, और ये एक प्रकार का फिजिकल चेंज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा ये चैप्टर हमने कर लिया। तो अब जैसे यहाँ पर ये वाला कर लो, इसमें से आ जाएगा फिजिकल और केमिकल चेंज। तो फोटोसिंथेसिस में नया सब्सटेंस फॉर्म होता है तो ये हो गया केमिकल चेंज। अगर आप शुगर को, ये चीनी को डिज़ोल्व करो तो क्या होगा, नया तो नहीं बनाना, वो तो फिर आपका थोड़ी देर अगर उसको इवेपोरेट कर दो चीनी वापस मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका फिजिकल चेंज। फिर बर्निंग ऑफ कोल, तो बर्निंग हमेशा एक केमिकल चेंज होता है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये आपका फिजिकल चेंज है। बीटिंग एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को पीट के उसका फॉइल बना दोगे तो नया तो नहीं बना, एल्युमिनियम ही है अभी भी, तो वो भी फिजिकल चेंज हो गया। डाइजेशन ऑफ फूड आपका केमिकल चेंज हो गया। कटिंग ऑफ वुड इज़ अ केमिकल चेंज, तो ये फॉल्स है, उसमें नया सब्सटेंस नहीं बना है। फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर इज़ अ फिजिकल चेंज, ये भी फॉल्स है, ये केमिकल चेंज है।
ठीक है। फिर आयरन पाइप्स को कोट करेंगे जिंक से, वो रस्ट नहीं होता इजीली, तो सही है। आयरन और रस्ट जो है वो सेम सब्सटेंस है, ये फॉल्स है। कंडेंसेशन जो है स्टीम का वो एक केमिकल चेंज है, ये एक फॉल्स है। फिर केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इंपॉर्टेंट है, आ जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड जब पास करते हैं तो ये टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, किसके फॉर्मेशन के कारण हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या जिसे हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम। दो मेथड जिससे रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो वो होता है आपका एक पेंट करना और दूसरा गैल्वेनाइजेशन। चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी, इसमें आ जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टी आर ऑफ ए सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज, और जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं वो होता है केमिकल चेंज। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम। नेक्स्ट चैप्टर है आपका मोशन एंड टाइम। तो मोशन एंड टाइम में आपको तीन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन के मोशन, सर्कुलर और पीरियोडिक। इसमें एक एग्जांपल्स में से आ जाएगा। तो जब आप एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हो, ये सर्कुलर जब आप एक सर्कुलर पाथ गोल गोल घूम रहे हो, और पीरियोडिक मोशन जब टू एंड फ्रो मोशन हो। तो अब जैसे सोल्जर जो है मार्च पास्ट में, तो वहाँ पे कौन सा मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन। बुलक कार्ट मूव इन स्ट्रेट रोड, तो वहाँ पर आपका स्ट्रेट लाइन में हो गया। एथलीट का जो हैंड, अगर आप भागो तो आपका जो हैंड है वो कैसा होता है, पीरियोडिक मोशन। जो साइकिल का जो पैडल है वो कैसा मोशन होता है, वो होता है सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, तो वो भी आपका सर्कुलर मोशन है। एक झूले का जो मोशन है वो कैसा होता है, पीरियोडिक मोशन। फिर पेंडुलम का जो मोशन है वो भी कैसा होता है, पीरियोडिक मोशन। तो ये आप चीज़ इसमें ध्यान रखना मोशन से रिलेटेड। फिर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका स्पीड, डिस्टेंस, और ये वाला फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है यहाँ पे। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूँ, उसको अच्छे से कर लेना। स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो स्पीड होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और ये इसका जो यूनिट होता है वो होता है आपका मीटर पर सेकेंड। जो हम डिस्टेंस है उसको मीटर में निकालते हैं, इसको सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड इसका वो हो जाता है यूनिट। फिर मेजरमेंट ऑफ टाइम जो है, टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, तो हम टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड्स में, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सेकेंड्स में, फिर मिनट और फिर आवर्स में, और उसके लिए हम क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। ये होता है आपका, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना, ये पेंडुलम का जो ये बॉल होता है इसको हम कहते हैं बॉब। क्या कहा जाता है, बॉब, ठीक है। और जब इसको जैसे ए से बी जाता है, फिर ये बी से ए आता है, तो इस प्रोसेस को जो आगे और पीछे की मूवमेंट है होता है, इसी को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। टू और फ्रो मोशन जो होता है इसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। और ऑसिलेशन होता है कि एक बार जब यहाँ से मान लो आपने स्टार्ट किया, तो फिर ये यहाँ गया और फिर वापस यहाँ आया, तो ये कहलाता है एक मूवमेंट। और जो टाइम पेंडुलम को लिया जाता है एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। ये क्वेश्चन अभी देखते हैं हम उससे रिलेटेड। टाइम पीरियड निकालने का जो तरीका होता है वो होता है आपका नंबर ऑफ ऑसिलेशंस टेकन और टाइम टेकन से उसको डिवाइड कर दो तो निकल जाता है। फिर यूनिट ऑफ स्पीड और टाइम जो है, तो बेसिक यूनिट होता है टाइम का सेकेंड, ये आ जाता है काफ़ी बार, इसका सिंबल होता है स्मॉल एस। लार्जर यूनिट जैसे मिनट और आवर्स भी होते हैं। और स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और डिस्टेंस का यूनिट होता है आपका मीटर या किलोमीटर। स्मॉल टाइम होता है, स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, लार्ज डिस्टेंस को किलोमीटर में, ठीक है। तो मीटर या किलोमीटर में मेजर करते हैं, इसलिए उसका यूनिट जो है स्पीड का, वो स्पीड का यूनिट क्या हो जाता है, जब आप देखोगे तो स्पीड का यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकेंड। जो आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का होता है मीटर, इसका सेकेंड, तो स्पीड का यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर इसमें सच इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। ये कन्वर्जन ज़रूर कर लेना, कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो अगर किसी को आपको किलोमीटर पर आवर्स पे, अच्छा यहाँ पे एक और दो चीज़ ध्यान रखना कि जो आप गाड़ी में आप स्पीड मेजर करते हो, किसके द्वारा मेजर करते हैं, वो हम करते हैं स्पीडोमीटर के द्वारा। जैसे किलोमीटर पर आवर लिखा रहता है ना आपकी गाड़ियों में, तो वो किसके थ्रू मेजर करते हैं, स्पीडोमीटर के थ्रू। और जो स्पीड निकालने का ये फॉर्मूला याद रखना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर आपको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, अगर आपको स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। और स्पीडोमीटर के द्वारा आप ये स्पीड निकालते हैं, और जो डिस्टेंस निकालते हैं वो किसके थ्रू, वो होता है आपका ऑडोमीटर। जो ये डिस्टेंस बताता है वो बताता है ऑडोमीटर, और जो स्पीड बताता है वो बताता है स्पीडोमीटर। जैसे ये स्पीड बताएगा ये स्पीडोमीटर, जो डिस्टेंस बताता है वो
ओडोमीटर, ये चीज़ आप ध्यान रखना। फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका आ जाता है। तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब है कि यूनिफॉर्म मोशन, और अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। ठीक है, ये इसमें एज सच इतना ही था, इसके अलावा ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये दो चीज़ ध्यान रख लेना, जब यूनिफॉर्म मोशन है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब करेंगे तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर डिस्टेंस और इससे, हाँ बस इसमें इतना ही है। आप इसको ज़्यादा, दो तीन चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट आती है कि डिस्टेंस और स्पीड, और स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला, और ऑसिलेशंस का फॉर्मूला, टाइम का यूनिट, डिस्टेंस का यूनिट, और उसके बाद आपका स्पीड का यूनिट, फिर ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं। फिर अगर आप यहाँ देखो, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। तो मोशन ऑफ हैंड वाइल रनिंग, तो ये हो गया आपका ऑसिलेटरी। फिर मोशन ऑफ हॉर्स पुलिंग ए स्ट्रेट रोड, तो ये हो गया आपका स्ट्रेट। मैरी गो राउंड में कैसा होता है, गोल गोल घूमता है, तो हो गया सर्कुलर। फिर चाइल्ड ऑन सी शो, तो होता है ऑसिलेटरी। हैमर जो है वो कैसा होता है, ऑसिलेटरी। और मूविंग ऑन ट्रेन स्ट्रेट ब्रिज में होता है आपका स्ट्रेट। फिर बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, ये करेक्ट है आपका। एवरी ऑब्जेक्ट मूव विथ कांस्टेंट स्पीड, गलत है। डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर, तो लार्ज डिस्टेंस को किलोमीटर से मेजर करते हैं, सही है। टाइम पीरियड जो है गिवन पेंडुलम का कांस्टेंट होता है, ये गलत है। स्पीड ऑफ जो, जी ये सही है आपका, हर एक गिवन पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो कांस्टेंट होता है। फिर स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो मीटर पर आवर में होता है, गलत है, वो किलोमीटर पर आवर में होता है। फिर ये क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है कि एक सिंबल पेंडुलम 32 सेकेंड्स लेता है 20 ऑसिलेशन में, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, तो वो कितना हुआ है 20। ठीक है, और कितने टाइम लगा है 32 सेकेंड। तो अच्छा नहीं, ये तो फ्रीक्वेंसी का हो गया। टाइम पीरियड होता है आपका कि एक ऑसिलेशन करने में कितना समय लगा है, तो 20 ऑसिलेशन में 32 सेकेंड्स, एक ऑसिलेशन में 32/20, तो इसको जब करोगे तो 1.6 सेकेंड इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी अगर पूछा जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी अभी आपका नहीं, आगे आएगा तो पूछेंगे। अब यहाँ पे है 2 स्टेशंस के बीच का 240 किलोमीटर है डिस्टेंस, और एक को 4 आवर लगता है, तो स्पीड निकालनी है। तो स्पीड क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 240, यहाँ 4, तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। फिर एक यहाँ पे ग्राफ वाला, अगर एक कांस्टेंट स्पीड से मूवमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे आप लेते हो स्पीड, यहाँ लेते हो आप डिस्टेंस, यहाँ लेते हो टाइम, और कांस्टेंट स्पीड है तो इसका इस तरह का ग्राफ आ जाता है। फिर आपको कार अगर एक साइड रोड में पार्क्ड है, तो अब वो डिस्टेंस टाइम के साथ साथ मूव नहीं कर रही, तो इस तरह का ग्राफ आएगा इसका। फिर यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा सही है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड जो है वो होता है आपका मीटर पर सेकेंड, और इसमें से जब आप निकालोगे 40 किलोमीटर पर आवर 15 मिनट, फिर स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर नेक्स्ट 15 मिनट, तो टोटल डिस्टेंस, तो 15 मिनट में कितना कवर करेगा, देखो 60 मिनट में 40, तो 15 मिनट में 10 किलोमीटर। फिर यहाँ पे 15 मिनट में क्या कहते हैं आपका, ये अगर 15 मिनट में 60 किलोमीटर है, तो आप हाँ 60 किलोमीटर पर आवर, तो आधे घंटे में 30 किलोमीटर, और 15 मिनट में 15 किलोमीटर, तो 15 और 10 हो जाएगा 25, तो इसका आंसर 25 हो जाएगा। अच्छा ये ध्यान रखना, ग्राफ में अगर आपको इस तरह का दिया हो, तो जो इसके तरफ हो उसका स्पीड जो है वो ज़्यादा होता है, और जो इसके तरफ हो उसका स्पीड कम है, तो दोनों में से किसका स्पीड ज़्यादा है, तो ए का स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, फिर कांस्टेंट कौन सा है, तो ये आपका कांस्टेंट है, और इस केस में कांस्टेंट, ये बिल्कुल ये एक फिक्स है, रेस्ट पे है, और ये कांस्टेंट स्पीड का दिखा रहा है। तो नेक्स्ट हो गया आपका, और ये भी आपका कांस्टेंट स्पीड का दिखा रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है। फिर है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स, तो इसमें आपके 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि बैटरी क्या होता है, बैटरी के टर्मिनल्स क्या होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। देखो इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल होता है ये, इलेक्ट्रिक बल्ब को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, स्विच ऑन को इस तरह से, स्विच ऑफ को इस तरीके से, बैटरी को इस तरह से, और वायर को इस तरीके से। बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। एक सेल के 2 टर्मिनल्स होते हैं, और जब एक से ज़्यादा सेल्स को जोड़ा जाता है तो क्या बन जाता है, बैटरी। तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना, हमेशा हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल
जो है उसके साथ दूसरे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ते हैं। तो एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है। नेगेटिव नेगेटिव एक साथ नहीं जुड़ता, पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ नहीं जोड़ा जाता। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर ये एक आपका सर्किट डायग्राम है, इसको अच्छे से देख लो। हो सकता है आपका सर्किट डायग्राम आ जाए कि आपका यहाँ पे है आपका सेल, ये है आपका स्विच और ये है बल्ब। तो इन तीनों का इस्तेमाल करके एक सर्किट डायग्राम आपको बताना हो तो ये हो जाएगा। फिर एक और सर्किट डायग्राम यहाँ दिया हुआ है जहाँ पे ये क्या है, ओपन। अब ये बल्ब अभी ग्लो नहीं करेगा, जैसे ही ये स्विच यहाँ ऐड करेगा तो बल्ब ग्लो करेगा, जैसे कि इसमें दिया हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, दोनों को अच्छे से देख लो, दोनों में से कोई एक ना एक आपके एग्जाम में हो सकता है आ जाए। फिर इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो हीटिंग इफ़ेक्ट, कि जब भी किसी में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है, हीट करता है। और इसी इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग अप्लाइंसेस बनाने के लिए, जो गर्म करने वाली चीज़ें हैं। जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से हम किसी भी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो हीट होता है, और इसका इस्तेमाल हम करते हैं जैसे हीटर को बनाने के लिए। ठीक है, और हीटर में जो कॉइल होता है, ये क्या है, इसका कॉइल है ना, और ये कॉइल जो कॉइल ऑफ वायर इज़ कॉल्ड एलिमेंट। और ये अलग अलग चीज़ों का एलिमेंट अलग अलग तरीक़ों से बनता है। अच्छा, इसके बाद हीटिंग, जो कौन कौन सा अप्लाइंसेस काम करते हैं हीटिंग इफेक्ट पे, तो वो है आपका इमर्सन हीटर, हॉट प्लेट्स, आयरन, गीज़र, इलेक्ट्रिक केटल, हेयर ड्रायर्स, ये सब किसके पे काम करते हैं, हीटिंग एलिमेंट पे। ये चीज़ आप ध्यान रखना। और ये आपका बल्ब है, बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है जिसके थ्रू बल्ब ग्रो करता है, और ये फिलामेंट किसका होता है, तो ये होता है आपका टंगस्टन का। और हीटिंग एलिमेंट में हम आमतौर पर किसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं निक्रोम का। ठीक है, किसका करते हैं, निक्रोम। और जो NiCHROME, ये ध्यान रखना। हीटिंग एलिमेंट हम निक्रोम का इस्तेमाल करते हैं, और जो बल्ब है इसमें होता है आपका टंगस्टन। कौन सा होता है, टंगस्टन। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। फिर अब जो ये फुल फॉर्म यहाँ से याद रख लेना, CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट, ये हो सकता है आ जाए। LED होता है लाइट एमिटिंग डायोड, इन दोनों में से कोई एक नेक आपका आ सकता है, CFL या LED। फिर उसके बाद यहाँ पे है, ये है आपका जो फ्यूज़ है, उसका इस्तेमाल किया जाता है कि जब अचानक से लाइट चला जाए, जो अचानक से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आ जाए, करंट ज़्यादा आ जाए, तो उसको ब्रेक कर दे सर्किट को, तो ये इस्तेमाल होता है फ्यूज़ का। और इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या करते हैं, जो वायर्स ऐसे स्पेशल वायर से बनते हैं जो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है अगर लार्ज इलेक्ट्रिक करंट पास हो, और इन वायर को इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। आजकल फ्यूज़ की जगह किसका इस्तेमाल होता है, MCB का, किसका, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। फ्यूज़ आजकल कम इस्तेमाल होता है, MCB ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इफेक्ट है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट के अलावा इलेक्ट्रिक करंट का एक और इफेक्ट होता है, दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट। और मैग्नेटिक इफेक्ट को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था, H.C. ऑरेस्टेड, ये साइंटिस्ट का नाम है, H.C. ऑरेस्टेड ने। और इसी के बेस पे हम कहते हैं कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये भी डिस्कवर किया था हैंस कर्शन ऑरेस्टेड ने, और इसी का इस्तेमाल हम करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए। कि अगर आप एक जो आयरन नील के ऊपर कॉपर की वायर को इस तरह से लपेट दोगे और इलेक्ट्रिसिटी इसमें से गुजारोगे, तो ये जो है एक मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा और इसके आसपास चीज़ें चिपकने लगेंगी। और ये जो है वो टेम्परेरी मैग्नेट होता है, और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस के कारण ये मैग्नेट होता है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक बल्ब भी इसी पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रिंसिपल पे। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेट के प्रिंसिपल पे ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये इसमें से इतना ही आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स इसके देख लो, ट्रू फॉल्स देख लो। तो लॉन्गर लाइन जो है, एक सेल का जो दो लाइन होते हैं, लॉन्गर और शॉर्टर, तो लॉन्गर लाइन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल, शॉर्टर लाइन जो है नेगेटिव टर्मिनल। दो या दो से ज़्यादा सेल के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, बैटरी। क्या कहा जाता है, बैटरी। फिर जब करंट स्विच ऑन होता है तो जो रूम, अगर करंट जो है स्विच का, करंट इज स्विच्ड ऑन द रूम हीटर इट, तो क्या होता है, तो क्या करने लगता है, इट ग्लो करने लगता है, और फिर उसके बाद इट प्रोड्यूसेस हीट। फिर सेफ्टी डिवाइस जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है, वो है आपका फ्यूज़। ठीक है, तो ये दो इसके इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिक करंट और इसके हैं हमारे। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना।
तो यहाँ पे आपका कहीं दिया तो नहीं है ना, ओवरलोडिंग या इसके बारे में यहाँ नहीं है, नहीं इसमें नहीं दिया हुआ है ओवरलोडिंग के बारे में। नेक्स्ट अब चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, थोड़ा सा लंबा वीडियो है, आराम से देख लेना पूरा। तो लाइट में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, तो लाइट में कौन कौन से मिरर का इस्तेमाल करते हैं। तो अच्छा, लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, जब किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट से जहाँ पे कि लाइट पास नहीं हो सकती उससे टकरा के हमारे आंखों तक आती है, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आप ध्यान रख लेना, 3 तरह के मिरर होते हैं। एक होता है आपका प्लेन मिरर, जो हम घरों में शीशा इस्तेमाल करते हैं। प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है, ये इमेज बनती है आपकी स्ट्रेट बनती है, सेम साइज़ की बनती है। कैसी बनती है, स्ट्रेट और सेम साइज़ की। फिर दूसरा जो मिरर है, जो आपका स्फेरिकल मिरर में 2 तरह के मिरर होता है, एक होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, एक होता है आपका कॉनकेव मिरर। दोनों के यूज़ देख लो। कॉनकेव मिरर जो, कॉन्वेक्स मिरर जो है वो कहाँ पर यूज़ करते हैं, जो रेयर व्यू मिरर होता है, जो पीछे गाड़ियों में देखने के लिए मिरर यूज़ करते हैं ना, वो होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। और कॉनकेव मिरर जो है वो हम शेविंग मिरर, जो शेविंग मिरर की तरह इस्तेमाल करते हैं, या डेंटिस्ट जो मिरर का इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं कॉनकेव मिरर का। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लेना, 3 तरह के मिरर्स का एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर जो अगर हम देखें, एक ये मिरर के पीछे अगर आप खड़े हो गए, कैंडल रखो तो आपको मिरर के अंदर कैंडल दिखाई देती है, तो उसको हम कहते हैं इमेज। और ये जो आगे है इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का जो है अपीयरेंस जो हमको मिरर में दिखाई देता है उसको हम कहते हैं इमेज। अगर सीधा है तो उसको हम कहते हैं इरेक्ट, अगर उल्टा है तो उसको कहते हैं इन्वर्टेड। तो ये 2-3 चीज़ें आप इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे लेटरली इन्वर्टेड, कि लेफ़्ट राइट, राइट जो है वो लेफ़्ट हो जाता है, इसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। और यही आपका एम्बुलेंस में इस तरीके से लिखा रहता है ताकि आप उसको ईजिली देख पाएँ और आपको एम्बुलेंस दिखाई दे। फिर स्फेरिकल मिरर से जब आप देखो तो 2 पार्ट होते हैं आपके स्फेरिकल, अभी हमने कहा है कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। तो कॉन्वेक्स हमेशा जो है, कॉन्वेक्स हमेशा कैसा बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है और स्मॉलर इमेज बनाता है। कॉनकेव जो है वो दोनों तरीके का बनाता है, इरेक्ट भी बनाता है और इन्वर्टेड भी बनाता है। फिर कॉनकेव मिरर से जो है वो रियल इमेज बनता है और कॉन्वेक्स से रियल इमेज नहीं बनता, ये चीज़ आप ध्यान रखना। रियल इमेज जो आप किसी स्क्रीन पे ला सको उसको हम कहते हैं रियल इमेज, और अगर आप स्क्रीन पे नहीं ला सको उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये सारे रियल इमेज बन रहे हैं कॉनकेव मिरर से। और वर्चुअल इमेज जो है वो भी बनता है कॉनकेव मिरर, जो कि आप स्क्रीन पे नहीं आता, बस आपको मिरर के अंदर ही दिखाई देता है। अच्छा, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल कहाँ होता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देख लेना। तो कॉनकेव मिरर आर यूज बाय डेंटिस्ट टू एनलार्ज द इमेज ऑफ टीथ। रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च, हेडलाइट ऑफ कार और स्कूटर्स जो है उसमें बनाए जाते हैं। फिर उसके ये जो टॉर्च और हेडलाइट्स हैं उनके आगे में जो पीछे जो ये रिफ्लेक्टर लगा होता है वो किसका होता है, कॉनकेव मिरर का। फिर कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होता है रेयर व्यू मिरर में, और मैग्नीफाइंग ग्लास में जो है वो हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये 2 तरह के लेंस हो गए, ये होगा कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉनकेव लेंस। तो लेंस जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसमें कौन से लेंस का इस्तेमाल करते हैं हम, कॉन्वेक्स लेंस का। तो लेंस का भी आप ध्यान रख लेना। फिर ये इस तरीके का आपका रियल, और इतना ही आता है, ज़्यादा इसमें से आता कुछ है नहीं। फिर हाँ, सनलाइट जो है उसमें कितने कलर्स होते हैं, तो उसमें 7 कलर्स होते हैं। और उन 7 कलर्स में कौन कौन से कलर होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ये आप ध्यान रखना। CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। तो सन के अंदर 7 कलर्स होते हैं, वो 7 कलर्स ये हैं, पूछ लिया जाता है। और इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। और ये अगर प्रिज्म से लाइट निकालो और 7 कलर में डिवाइड हो तो उसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर इज़ नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। हालांकि आपके में नहीं उतना है। फिर ये आपका एक न्यूटन डिस्क है, अगर आप 7 कलर्स एक डिस्क पे अप्लाई करो, उसको घुमाओगे तो आपको वाइट कलर अपीयर होता है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट थे, इसमें एज सच इतना ये वाला पढ़ लेना इसमें थोड़ा बहुत, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो और ये आपके इमेज जो कि स्क्रीन पे ऑब्टेंड होता है उसको हम कहते हैं कैन नॉट ऑब्टेंड, तो वो होता है आपका वर्चुअल। और जो
ऑब्टेन हो सकता है वो होता है रियल। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर, तो कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा वर्चुअल और स्मॉलर बनाता है। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो रियल भी बनाता है और वर्चुअल दोनों बनाता है। इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर इज ऑलवेज द सेम साइज, तो जो प्लेन मिरर है वो हमेशा सेम साइज बनाता है। इमेज एट विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, और इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव जो है वो स्क्रीन पे नहीं ला सकते, तो जो कॉन्केव लेंस है वो हमेशा कैसा बनाता है, वर्चुअल इमेज, और इसको हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते। फिर वी कैन ऑब्टेन अ लार्ज एंड इरेक्ट इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर, तो ये हमारा फॉल्स हो गया, हमेशा स्मॉलर इमेज निकालता है। फिर कॉन्केव लेंस जो है वो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, तो ये आपका क्या है, बिल्कुल ट्रू है, कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। फिर वी कैन ऑब्टेन अ रियल एंड लार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज बाय कॉन्केव मिरर, कि रियल एंड लार्ज और कॉन्केव मिरर से हम ये तीनों निकाल सकते हैं, रियल एंड लार्ज और इन्वर्टेड, तो ये बिल्कुल सही है आपका, कॉन्केव मिरर से हम कर सकते हैं। रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, तो ये आपका फॉल्स है। कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स रियल इमेज, ये भी आपका फॉल्स है, एक केस में वो वर्चुअल भी बनाता है। फिर अगर देखें तो प्लेन मिरर क्या होता है, तो इमेज इज इरेक्ट एंड सेम साइज, तो इसका हो जाएगा आपका इमेज इज इरेक्ट एंड सेम साइज। फिर है कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल जो है वो किस लिए होता है, तो यहाँ देख लो रेयर व्यू मिरर होगा ना, द इमेज इज इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, तो ये इसका आ जाएगा। फिर है कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल हम करते हैं एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव मिरर जो है वो क्या करता है, डेंटिस्ट उसका यूज़ करते हैं। फिर कॉन्वेक्स लेंस जो कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल जो है वो किसके लिए किया जाता है, वो इट कैन फॉर्म इमेज ओवर अ लार्ज एरिया, तो इसका हो जाएगा आपका कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया। तो ये सारे हमने कर लिए, और ये इम्पॉर्टेंट जितने भी चैप्टर्स थे, जितने भी टॉपिक्स थे, हमने कर लिया। इसको आप अच्छे से रिवाइज़ कर लो, और 6th क्लास के भी 1-2 टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से पढ़ लेना, उसी में से आपका क्वेश्चन आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको बताए गए हैं उसको अच्छे से कर लेना। इस एक वीडियो से आपको पूरा पेपर जो 100% पेपर है उसी में से आएगा, थोड़ा बहुत 6 से आएगा, उसका भी अगर हम होगा तो रिवीजन शॉर्ट्स जो है वो डाल दिया है, उसको शॉर्ट्स को देख लेना, उसमें से भी आपके कुछ क्वेश्चन आएंगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस टीवी।